यार, मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस को स्टार्ट कर लूं, लेकिन ये प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? मतलब क्या पहले उसकी डोरी में मुझे समझना पड़ेगा? एंड ये पीटेंट क्या होता है यार? क्या ये आपस में कुछ रिलेटेड है? रिलेशन इनके बीच में? क्या इसके बिना कोई बिजनेस ग्रो ही नहीं करता या नहीं? Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस, की हाल चाल? आज का हमारा टॉपिक है हाउ पेटेंट्स एंड प्रोटोटाइपिंग प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन बिजनेस और स्टार्टअप व्हाटएवर इट इज एंड अ ब्रांड एज वेल। अब देखो, ये एक ऐसा शब्द है पेटेंट, प्रोटोटाइप, सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। अरे पता नहीं क्या चीज है, इसके बिना मतलब बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अब मैं आपको एग्जांपल के देख समझाता हूं। जैसे आप ज्वेलरी की शॉप में जाएंगे, सुनार की शॉप में जाएंगे, तो वहां जो सुनार है, वो जो ज्वेलरी बनाता है, वो क्या बोलते हैं कि इसमें 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है, इसमें 22 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है, इसमें इतना लगा हुआ है, इसमें उतना लगा हुआ है। तो आप ये सोचोगे यार, ज्वेलरी तो देखने से सेम लग रही है, लेकिन हर ज्वेलरी का डिजाइन अलग है। हर ज्वेलरी का देखने का जो आप देखोगे ना, उसकी सुंदरता अलग है, क्योंकि उसकी कारीगरी जो करी गई है वो इस ढंग से करी गई है कि आपको हर ज्वेलरी डिफरेंट वैरायटी में देखने को मिलेगी। जैसे किसी ज्वेलरी में आपको व्हाइट शेड में मिलेगा, कोई गोल्डन शेड में मिलेगा, कोई रेड शेड में मिलेगा, अलग अलग वैरायटी। सिर्फ वैरायटी नहीं कहते, इट्स लाइक दैट। अब आप ये सोच के देखो कि जब इतनी वैरायटी देखने को मिलती है, एंड अगर आप एक बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सोचना भी पड़ेगा ना कि सपोज आपके दिमाग में कोई एक ऐसा यूनिक आइडिया है जो आपको लगता है सिर्फ आपके दिमाग में, आपने उसकी रिसर्च करी, सब पता लगा लिया, नहीं नहीं ये सिर्फ मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे इसके ही बेस पे बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर वो आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा है वो किसी और को पता लग गया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि अगर वो भी बिजनेस करना चाहेगा तो डेफिनेटली वो भी ट्राई करेगा, क्योंकि बिजनेस के लिए आइडियाज ढूंढना थोड़ा टफ होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई यूनिक आइडिया आए आपके दिमाग में जो रेवोल्यूशनरी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको उसका प्रोटोटाइप और पेटेंट करना पड़ता है, ताकि वो आइडिया अगर कोई दूसरा यूज भी करना चाहे तो पूरी तरह से यूज ना कर सके। पूरी तरह से इन द सेंस, जैसे यूट्यूब पे कॉपीराइट आता है ना, कॉपीराइट स्ट्राइक, तो कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब ही यही है कि वो जो हमने सेगमेंट यूज किया ना म्यूजिक का, वो किसी और ने पहले से यूज करेगा। अब पूरे वर्ल्ड में किसने यूज करेगा हमें नहीं पता ना, तो डेफिनेटली जब कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो हमें पता चलता है, अच्छा ये चीज यहां से है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है। एज सिंपल एज दैट। ये मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं कि इस तरह से बिजनेस में भी स्ट्राइक मिलती है। मतलब बेसिकली आप सोच के देखो ना, यूनिक आइडिया जो है वो आपके दिमाग में है, ठीक है, एंड अगर आप वो आइडिया किसी और के साथ शेयर करो तो उससे हुआ क्या? उससे दिक्कत ये होगी कि अगर वो भी बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा? वो इस आइडिया को यूटिलाइज करेगा, ठीक है, इस आइडिया पे काम करेगा, और वो काम करके अगर उसे पेटेंट और प्रोटोटाइपिंग के बारे में पता होगा तो वो इस आइडिया को अपने नाम कर लेगा। एंड जबकि आइडिया आपका, मेहनत आपकी, नाम किसी और का हो गया, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा यार ये आइडिया तो मैंने दिया था, मैंने तो नहीं करी थी, दूसरे बंदे ने सिर्फ मेरा आइडिया सुना और उसको सारा काम करके अपने नाम कर लिया। एंड अब वो आइडिया जो है उसके नाम 20 साल के लिए हो गया। आप जरा सोच के देखो, आपका आइडिया यूनिक है एंड आपने जो शेयर किया, एंड वो आइडिया किसी और ने सुना, एंड वो आइडिया 20 साल के लिए उसने अपने नाम कर लिया। आप सोच पड़ जाओगे, अबे 20 साल तो कितना लंबा टाइम होता है ना। अब जरा सोच के देखो, यही चीज अगर आप कर लेते तो क्या होता? तो वो 20 साल के लिए आइडिया आपका हो जाता कि यूनिक आइडिया सोचा आपने, तो वो आपने पेटेंट किया, प्रोटोटाइपिंग करी, उससे हुआ क्या? वो आइडिया 20 साल के बाद नाम हो गया। और सोचोगे इनफिनिटी 20 साल के लिए कोई आइडिया कैसे नाम हो सकता है? देखो, ये ऐसे होता है कि ये जो पेटेंट है ना, ये ऑफिशियली लीगली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपना आइडिया
एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में उसकी सारी डिटेल की वो आइडिया आपके दिमाग में कहां से आया, कैसे आया, उसका डिजाइन बनाया। डिजाइन मतलब प्रोटोटाइप का मतलब होता है जैसे कि ये देखो, जैसे ये मैंने एक मॉडल बनाया है, ठीक है, अपने कॉलेज के टाइम पे। अब इसको बोलते हैं द बिग मैन। इसकी लाइव स्ट्रीम आपको देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल आई थिंक IH प्रोजेक्ट्स करके, ठीक है। मेरे जब मैं यूनिवर्सिटी में था प्रोजेक्ट बनाया था, तो बेसिकली ये मेरे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से बनाया, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आइडिया रहा था बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में क्या बनाऊं, तो मैंने ये बनाया, ठीक है। अब ये जो डिजाइन ये मेरे दिमाग में आया, मैंने इसका पेपर पे डिजाइन बनाया एंड मैंने इसे बना दिया। अब तो ये टूटा है, यहाँ पे बाजू लगी हुई इसकी, टूट के गिरी होगी, कोई बात नहीं। अब देखो इसी तरह से क्या होता है ना, आप अपने एक ऐसे डिजाइन का प्रोटोटाइप बनाते हो। प्रोटोटाइप का मतलब होता है मॉडल बनाना। जैसे आप अपने स्कूल डेज में जब होते थे, आप स्कूल में आपको होमवर्क मिलता था ना कि चलो उसका चार्ट पेपर पे डिजाइन बना के लेके आओ, कोई भी टॉपिक पे, एंड वो उसके नंबर मिलते थे आपको, या फिर मॉडल बना के लेके आओ। जब थर्माकोल से मॉडल बनाते थे, वो होता है प्रोटोटाइप। लेकिन वो तो थर्माकोल का मॉडल है। अब ये क्यों कहा जाता है बिजनेस या किसी स्टार्टअप में कि आइडिया आपके दिमाग में, वो तो बचपन में करते थे, हम हंसी मजाक में ऐसे ही कर लेते थे थर्माकोल से, चलो उसके नंबर मिल जाएंगे, स्कूल में नंबर मिलते थे। लेकिन जब आप बिजनेस और उसके ऑफिशियली काम में जाते हो, तो वहां पे आपको प्रोटोटाइपिंग प्रोफेशनल वे से प्रेजेंट करनी पड़ती है। आइदर इट्स इन अ वे ऑफ थर्माकोल 3D मॉडल, या फिर उसका रियल वर्ल्ड मॉडल, मतलब पैसे लगाने मॉडल। देखो थर्माकोल से तो अगर आपके नाम में कोई बिजनेस आइडिया है, ऐसा आइडिया है जो मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजी बना सकते हो, इन्वेंशन करना चाहते हो, कुछ ऐसा जो कोई ना कर सके, आपने उसका थर्माकोल से पहले एक मॉडल बना लो। क्योंकि ऑब्वियस बात है, फंड्स की सबको प्रॉब्लम पड़ती है कि जब कोई भी पेटेंट अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरे दिमाग में मुझे बिजनेस करना है एंड ये आइडिया मुझे अपने नाम करना है, लेकिन मेरे पास फंड्स की कमी है। अब ऑब्वियसली बात है कि फंड्स इतनी जल्दी नहीं मिलते। अगर आपको बताऊं तो प्रोटोटाइपिंग बेसिकली मॉडल बनाना हो गया। उसके बाद जो पेटेंट होता है, तो पेटेंट का मतलब ये है कि वो आइडिया आप अपने नाम के लिए ऑफिशियली डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए जब रिसर्च करोगे तो IPRonline.gov.in करके आपको साइट मिल जाएगी, IPRonline.iogov.in ऐसे करके साइट मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली IPR फाइलिंग के लिए है, तो लेजिस्लेटिव प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग से वो साइट चलती है, ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। अब जैसे पेटेंट तो आप समझ आएगा कि आपने अपने नाम, अपने आइडिया को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में सारी उसकी इंफॉर्मेशन लिख के अप्लाई कर दिया। अब आप ये सोचो कि इस पेटेंट में क्या सब कैटेगरीज होती हैं? जी हाँ, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले होता है यूटिलिटी पेटेंट, सेकंड होता है प्रोविजनल पेटेंट, थर्ड होता है प्लांट पेटेंट, एंड ये ऐसे ही चलता है। अब ये यही 3 मेन है, बाकी और 3 आई डोंट रिमेंबर, मुझे मेनली तो ये 3 पता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट इनमें से कौन सा है? वो है यूटिलिटी पेटेंट। अब वो क्यों, मैं बताता हूं। यूटिलिटी पेटेंट का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया जिसको ग्रांट करने में, मतलब गवर्नमेंट उस आइडिया पे जो आपका ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है ना, उसको पूरी तरह से देखती है, उस मॉडल के टाइम दिया जाता है, एंड आपको पूरे 2 से 3 साल लगेंगे जब वो गवर्नमेंट से ऑफिशियली ग्रांट हो जाएगी। ग्रांट का मतलब है कि गवर्नमेंट से आपको परमिशन मिल जाएगी कि मुझे इस आइडिया को मार्केट में लॉन्च करना है, मतलब ऑफिशियली लेवल पे, ठीक है, बड़े लेवल पे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हो ना, जैसे डैम्स हो, कुछ भी मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े लेवल पे, तो ये उस ढंग से चलते हैं। इसमें मिनिमम 2 से 3 साल का समय लगता है। एप्लीकेशन में तो आई थिंक 1 साल के अंदर भी मतलब एप्लीकेशन के अंदर तो रिव्यू हो जाता है, ठीक है, 1 साल के अंदर। लेकिन उसके बाद उसकी सारा जो होता है ना मॉडल प्रोटोटाइप, उसमें टाइम लगता है। क्योंकि यूटिलिटी पेटेंट एक बार ग्रांट हो गया 2 से 3 साल लेता है, लेकिन एक बार ग्रांट हो गया तो पूरे 20 साल के लिए वो आइडिया आपके हैं, वो कोई उसे चाहकर भी नहीं छेड़ सकता। बेसिकली इट्स लाइक ओवर कॉपीराइट, कि अगर किसी ने भी वो आइडिया को यूज करने की कोशिश किया, कॉपीराइट स्ट्राइक या उसमें लीगल केस तक कर सकते हो कि ये आइडिया 20 साल से मेरे नाम है, हाउ मिनिमल मेरी परमिशन के बिना कैसे आइडिया को यूज करा, ये होता है लीगल वे। अब सेकंड आता है डिजाइन पेटेंट, जो कि बेसिकली 15 साल तक लास्ट करता है, मतलब जो यूटिलिटी पेटेंट है वो 20 साल तक लास्ट करता है। एप्लीकेशन ग्रांट करने में 2 से 3 साल लगते हैं। अब आता है ये डिजाइन पेटेंट, तो इसको ग्रांट होने में लगता है लगभग आई थिंक 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन हो जाता है ग्रांट, एंड उसके बाद ये 15 साल तक आपके नाम हो जाते हैं। मतलब बेसिकली डिजाइन का मतलब है जैसे ये, अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ अपना बैकग्राउंड ऐसे डिजाइन करना चाहिए, तो ये बेसिकली एक डिजाइन है।
अब हर एक मॉडल का अपना खुद का एक डिजाइन होता है, जैसे एक घड़ी का डिजाइन है, हमारे कपड़े पहनने का भी ये डिजाइन है, मेरा जो ये फेस है इसका भी अपना एक डिजाइन है। तो हम हर चीज का डिजाइन ड्रॉ करते हैं, आइदर आप पेपर पे ड्रॉ करो या फिर कंप्यूटराइज्ड ऑटोकैड सॉफ्टवेयर उनसे ड्रॉ कर सकते हो, जो ऑफिशियली मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन सब में सिखाया जाता है कि ड्राइंग कैसे करते हैं, उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। तो बेसिकली वहां पे आपको ड्राइंग करना सिखाया जाता है कि मशीन के पार्ट्स, सिस्टम के पार्ट्स, ऐसी कोई छोटी मोटी चीज, फैशन में भी कोई डिजाइन पेटेंट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वो डिजाइन यूनिक होना चाहिए तब होता है। इसमें लगता है मिनिमम 6 महीने का टाइम। एक बार ग्रांट हो गया, 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन की सारा प्रोसेस चलता है, 2 महीने के अंदर तो आई थिंक एप्लीकेशन पहुंच जाता है, बाकी 4 महीने इसका प्रोसेस ग्रांटी सब चेकिंग करी जाती है। एक बार सब प्रोसेस हो गया और आपका एप्लीकेशन ग्रांट हो गया, तो ये डिजाइन आपका 15 साल के लग के नाम हो जाएगा। जो यूटिलिटी पेटेंट है एंड डिजाइन पेटेंट है उनमें डिफरेंस हुआ है, उसका भी अभी आगे रीजन देता हूं। अब तीसरी कैटेगरी में चलते हैं, उसका नाम है प्रोविजनल पेटेंट, जो कि ऑब्वियसली बात है इतना ही, मतलब प्रोविजनल पेटेंट बेसिकली क्या होते हैं कि वो यूपीटीएसओ के अकॉर्डिंग चलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग ट्रेडमार्क का प्रोसेस है। तो बेसिकली वो ज्यादा टाइम लास्ट नहीं करता, वो बेसिकली 6 महीने उसका भी एप्लीकेशन होता है एंड उसके बाद वो लास्ट सिर्फ 1 साल तक करेगा। मतलब यूटिलिटी पेटेंट तो 20 साल तक आपके नाम रहेगा, ठीक है। डिजाइन पेटेंट आपके नाम रहेगा ऑलमोस्ट 15 साल तक, लेकिन जो प्रोविजनल पेटेंट है सिर्फ 1 साल रहेगा। अब आप बोलोगे इनफिनिटी में इतना वेरिएशन क्यों है इनके, क्या बोलते हैं एज रेंज में, कि इतनी कम कम क्यों लास्ट करते हैं। देखो इनका ऐसा प्रोसेस होता है कि जो यूटिलिटी पेटेंट होता है ना, वो एक बड़े लेवल पे किया जाता है, मतलब जैसे सिस्टम या कुछ बड़ी ऐसी चीज आपको क्रिएट करनी जो कोई ना कर सको, ठीक है, बिल्कुल यूनिक हो, आपको लग रहा है यूनिक हो। तो बेसिकली क्या होता है, 2 से 3 साल क्यों लगते हैं यूटिलिटी पेटेंट में, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, इंडिया की गवर्नमेंट ले लो, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं की भी गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट उसकी ऑफिशियली रिसर्च करती है। जैसे आपने तो, आप तो बोलोगे हमने तो गूगल पे रिसर्च करी, हमारी जो रिसर्च है वो बेसिक रिसर्च है कि गूगल से रिसर्च करी या थोड़ा बहुत ऐसे ही पता कर लिया, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसको ऑफिशियली अपने लेवल पे रिसर्च करते हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि उनके पास ऑफिशियली लीगल सिस्टम होता है जहां से वो पूरी रिसर्च करेंगे। इसीलिए यूटिलिटी पेटेंट को 2 से 3 साल लगते हैं, क्योंकि उसे गवर्नमेंट रिव्यू करती है। जब गवर्नमेंट रिव्यू करेगी इस चीज को, समय तो लगेगा ना, क्योंकि काफी बड़े लेवल पे होता है, एप्लीकेशन कितने साल होते हैं तो समय लगता है। इसी कारण से इस एप्लीकेशन को यूटिलिटी पेटेंट में जब आप किसी भी आइडिया को रजिस्टर करेंगे तो उसे 2 से 3 साल लग जाते हैं, तभी उसे 20 साल तक, ये भी देखो ना कि 2 से 3 साल भले ही समय लग रहा, पर 20 साल के तो आपके नाम हो गया। अब यहीं पे आता है डिजाइन पेटेंट। तो डिजाइन पेटेंट 6 महीने के अंदर इसलिए हो जाता है क्योंकि डिजाइन पेटेंट बेसिकली प्रोडक्ट का डिजाइन है, ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा रिव्यू में टाइम नहीं जाता, वो कम टाइम में हो जाता है काम। लेकिन जो यूटिलिटी पेटेंट है वो पूरा मॉडल का प्रोटोटाइप वगैरह सब देखा जाता है। डिजाइन पेटेंट में आपको प्रोटोटाइप बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजाइन बेसिकली वो हो गया ना कि जैसे पेपर पे ड्रॉ किया हुआ ऐसा डिजाइन अगर यूनिक है तो इसी कारण से 6 महीने का समय लगता है। लेकिन यूटिलिटी पेटेंट में प्रॉपर मॉडल बनाते हो ना, जैसे जैसे सपोज आपने कोई गाड़ी का मॉडल बनाया, जैसे पानी से चलने वाली कोई गाड़ी बनी, आपने पूरी की पूरी गाड़ी डिजाइन करी, आपको कितना टाइम लगा, 6 महीने 7 महीने टाइम लगता है ना। तो 6-7 महीने आपको मॉडल बनाने में लग गए, उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि आपकी उसकी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करने में और 2-3 महीने लग गए, साल बीत गया, एंड उसके बाद वो मॉडल आप गवर्नमेंट के आगे प्रेजेंट करोगे तो गवर्नमेंट उसे रिव्यू करेगी, उसके अकॉर्डिंग से रिसर्च करेगी कि ये हमारे लिए फायदा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये मॉडल जब मार्केट पर लॉन्च हो जाएगा किसी को इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या कोई कस्टमर या फिर कोई पीपल को इससे कोई इश्यू तो नहीं होगा। तो हर चीज देखी जाती है। जैसे आर्मी ले लो, हमारी इंडियन आर्मी की टेक्नोलॉजी है, वहां पे कितने सारे वेपन्स की अपग्रेड के लिए जरूरत पड़ती है। आजकल रोबोटिक्स का इतना जमाना चल रहा है, तो रोबोटिक्स की हमारे डिमांड है इंडियन आर्मी में कि वहां पे ऐसी टेक्नोलॉजी को लाया जाए जो रोबोटिक्स के स्टाइल में अपने जो एनिमी है उनको संभाल सके, ठीक है। मतलब बेसिकली इंडियन आर्मी में जैसे सोल्जर्स हैं उनकी जो डेथ होती है वो ना हो, क्योंकि उसके चांसेस कम हो। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये तो तभी पॉसिबल है जब एडवांसमेंट होगी टेक्नोलॉजी में। तो इसी कारण से ये पेटेंट वाला रूल लाया गया। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हो गई थी अंग्रेजों के जमाने से, जब ब्रिटिशर्स हम इंडिया में राज कर रहे थे। तो बेसिकली इंडिया में इसकी शुरुआत 1856 में हो गई थी, लेकिन ऑफिशियली ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी शुरुआत 1421 में हो गई थी। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी इतना डिफरेंस क्यों? इतना डिफरेंस इसलिए कि
1421 में ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी शुरुआत स्टार्ट हो गई थी कि पेटेंट नाम की भी कोई चीज होती है। तो आपने साइंटिस्टों का नाम सुना होगा ना, जो बहुत बड़े बड़े पुराने, बहुत पुराने, मतलब 14th सेंचुरी के, 13th सेंचुरी के, 13th सेंचुरी से पहले इसका आइडिया इसको था नहीं, क्योंकि कोई सोचता नहीं होगा। जस्ट इमेजिन करो 13th सेंचुरी के टाइम पे तब पेटेंट वेटेंट कुछ था नहीं, तब सिर्फ ऐसे मॉडल बना ले होंगे। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी बनाई नहीं जाती थी, उस समय भी बनती थी, बस उसका पेटेंट वेटेंट कोई ऑफिशियली लीगल नहीं था। तो 14th सेंचुरी में जब विदेश की वहां गवर्नमेंट बनी, जो भी ब्रिटिश उसको गवर्नमेंट कहते हैं, तो उस समय वहां पे 14th सेंचुरी में पेटेंट की शुरुआत हुई। उसके बाद जब अंग्रेजों ने हम पे 300 साल तक राज किया, तो उसके बाद धीरे धीरे करके इंडिया में इसकी शुरुआत 1856 में हो गई थी। लेकिन अब आप बोलोगे, सोच के देखो कि यार हमारी जो सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो तो 1950 में बनी थी, तो 1856 में कैसे आ गया? यानी उनका राज था ना, ब्रिटिशर्स का राज था उस समय जो गवर्नमेंट थी, किसकी थी? गवर्नमेंट तो थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट नहीं थी, वो ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी जो इंडिया के ऊपर राज कर रही थी। इसी कारण से उस समय लगान वगैरह वो सब आपने देखा होगा ना, ब्रिटिशर्स अंग्रेजों पर राज करते। तो उस समय उन्होंने ये रूल को लॉन्च कर दिया था इंडिया में, ठीक है। तब भारत बोलते थे, अब तो बाद में इंडिया बना, ये समय के साथ रेवोल्यूशन है। तो तब से ये ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लीगली पेटेंट का नाम लॉन्च हुआ था, ठीक है। तब आई थिंक जो भी साइंटिस्ट होते हैं उस जमाने में भी साइंटिस्ट तो होते थे, 18th सेंचुरी में भी साइंटिस्ट हमेशा से रहे हैं, वैज्ञानिक हमेशा से रहे हैं, खोज करते आए हैं। तो 18th सेंचुरी में 1856 के बाद से जब इंडिया में लॉन्च हुआ, तो तब से जो भी उस समय के वैज्ञानिक होंगे या खोजकर्ता होंगे, उन्होंने इसका यूज करना शुरू किया, एप्लीकेशन के बारे में रिसर्च करी। एंड उस समय तो बहुत मुश्किल होता था प्रोसेस, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा आसान नहीं था। आजकल तो ऑनलाइन वगैरह सब हो चुका है, पहले बहुत लंबा प्रोसेस होता था। पहले आपको मॉडल वगैरह बना के दिखा कि गवर्नमेंट तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी नहीं होता था। आजकल तो सब कुछ है, पहले नहीं होता था सब। तो इसी कारण से उस समय 1856 के टाइम पे पेटेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता था, क्योंकि शायद बहुत ज्यादा टाइम, अभी तो 2-3 साल, शायद उस समय और भी ज्यादा टाइम लगता हो, क्योंकि ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज का इंतजाम करना, सामान का इंतजाम करना इज अ वेरी बिग चैलेंज। आज के जमाने में तो फिर भी आसान है, उस समय बहुत मुश्किल होता है। जब से 1950 में गवर्नमेंट बनी, तो 1970 के अकॉर्डिंग से पेटेंट का लीगल लेजिस्लेटिव एक्ट लॉन्च हुआ, जिसको 1970 का एक्ट करते हैं पेटेंट के लिए। आप कहीं भी रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सेम ये यूट्यूब के लिए भी है कि ये सब एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आता, तो लीगली रजिस्टर्ड 1970 के बाद से हो गए थे। अब उसके बाद से जितने भी पेटेंट इंडिया में हुए हैं, तो सारे ऑफिशियली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हुए। 1950 में हमें 47 में आजादी मिल गई थी, 50 में गवर्नमेंट बन गई थी, बस फिर 1970 में इस एक्ट को भी ऑफिशियली लॉन्च किया गया। लेकिन ये पहले डॉक्यूमेंट फॉर्म में चलता था, लेकिन आज के टाइम के साथ साथ ये ऑनलाइन हो गया। तो आजकल तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हो, तभी भी यूटिलिटी पेटेंट में 2 से 3 साल का समय जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, उसमें आपको मॉडल बनाने में ही 6 महीने लग जाएंगे। अब मॉडल कोई ऐसा वैसा मॉडल तो होगा नहीं ना कि थर्माकोल वगैरह बना दोगे, नहीं। यूटिलिटी पेटेंट में आपको प्रोफेशनल असली मॉडल बनाना है। थर्माकोल का मॉडल वो सिर्फ आइडियोलॉजी हो जाएगी, वो तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा चलो आइडिया तो समझ आ गई, इसका रियल प्रोटोटाइप तो बनाओ ना, रियल मॉडल तो बना के दिखाओ ना। तो उसके लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। इसी कारण से जब भी कोई भी यूटिलिटी पेटेंट किया जाता है, तो वो टीम में करे तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर सिंगल यूटिलिटी पेटेंट के लिए अप्लाई करोगे तो फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एंड फंड्स के लिए आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। एंड अगर आपके पास फंड्स नहीं है, तो फिर आप तभी जब भी कोई पेटेंट किया जाता है, या तो टीम में किया जाता है, मतलब जो भी उनके साथ में काम कर रहे हैं, कि एक बंदा और एक बंदा मिलके या 2-3 बंदे मिलके, तो बेसिकली फिर वो ये सोचते हैं कि फंड्स का इंतजाम कैसे होगा, तो आपस में जुगाड़ करना पड़ता है पैसों का। जब वो जुगाड़ होगा, फिर वो मॉडल बनाया जाता है, ताकि गवर्नमेंट से एक बार उसके लिए फंड वो मिल जाए, लीगली ग्रांट। एक बार ग्रांट मिल गया, फिर अब वो जो उसके लिए फंड्स है वो गवर्नमेंट से आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली ग्रांट दे दिया, तो फिर आपको गवर्नमेंट से फंड्स भी मिल जाएंगे। हम उसके अकॉर्डिंग से आप उस आइडिया को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ परमिशन मिल जाएगी आपको कि आप लीगली से लॉन्च कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब तक परमिशन नहीं मिलती, तब तक ये होल्ड पे रहेगा। तो इसी कारण से अब आप देखो, आप देखोगे यार इन्फिनिटी 2 से 3 साल कौन इंतजार करेगा, हमें तो जल्दी करना है। तो फिर आप डिजाइन पेटेंट ट्राई कर सकते हो। डिजाइन पेटेंट जो है 6 महीने के अंदर आपको ग्रांट हो जाता है, लेकिन डिजाइन भी कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो कि रेवोल्यूशनरी हो। तो बेसिकली आप डिजाइन पेटेंट से ही
डिजाइन पेटेंट से भी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो या स्टार्टअप की। एंड अगर आपको बहुत ही जल्दी है तो फिर प्रोविजनल पेटेंट कर लो, लेकिन फिर प्रोविजनल पेटेंट सिर्फ 1 साल के लिए आपके नाम रहेगा। मतलब यूं समझ लो कि आपने प्रोविजनल पेटेंट की कैटेगरी में अपना आईडी को रजिस्टर करा दिया तो गवर्नमेंट उसे रिव्यू नहीं करेगी, वो आपका हो जाएगा रजिस्टर 6 महीने के अंदर, लेकिन उसके बाद उसकी गारंटी, जिसे कहते हैं ना इस चीज की गारंटी कितने साल तक है, तो प्रोविजनल पेटेंट की गारंटी सिर्फ 1 साल तक है, डिजाइन पेटेंट 15 साल तक है और यूटिलिटी पेटेंट 20 साल तक है। तो ये वैरायटी बनाई गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो प्रोफेशनली रिसर्च करके सब जो लीगली एक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं ना, आपने अगर पढ़े हो असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये बेसिकली वो है। तो इन पे बहुत ज्यादा एजुकेशन वगैरह सब देख के बनाया जाता है, इसी कारण से ऐसे कुछ लॉन्च नहीं किया जाता। तो बेसिकली अगर आप कोई स्टार्टअप या बिजनेस करना चाह रहे हो, आप इंस्टेंटली लॉन्च कर दोगे तो जैसे दुकान खोलने वाला काम वो तो कोई भी खोल सकता है कि आपने जैसे आपने रिचार्ज का काम कर लिया, आपने कोई मॉडल बना लिया, तो चलो भाई इसकी दुकान खोल दो एंड उस पे काम स्टार्ट कर दो। अगर आप उसे प्रोफेशनली बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तब आपको पेटेंट की जरूरत पड़ती है, साथ में ट्रेडमार्क की भी। एंड ये जो ट्रेडमार्क होता है, अब आप बोलोगे यार ये ट्रेडमार्क और लोगो क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊं क्योंकि अपने आप में पूरी एक पॉडकास्ट बनाने लायक टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है ट्रेडमार्क में, को उसकी लोगो डिजाइनिंग में, उसकी क्या आइडेंटिटी, वो एक अलग चैप्टर है, उसके लिए मैं एक सेपरेट पॉडकास्ट बना दूंगा। आज का हमारा पॉडकास्ट फोकस है ऑन पेटेंट्स। अब इसी तरह से आप एक प्रोटोटाइप मॉडल सोच के देखो कि कोई भी आपके दिमाग में एक आइडिया है, कोई भी रैंडम आइडिया आपको लग रहा है यूनिक है, ठीक है, आपने यूनिक आइडिया है एंड आपने उसके अकॉर्डिंग से वर्क किया गया, ठीक है। अब वो आइडिया कुछ भी हो सकता है। अब आप सोच के देखो कि इन्फिनिटी, अगर हम ये यूनिक आइडिया हम स्कूल डेज में, मतलब स्कूल डेज में तो आई थिंक इतना जल्दी होता नहीं है, बट आई थिंक हो भी जाता है, बट इट दैट डिपेंड्स, क्योंकि बेसिकली इसके लिए एज जो है आई थिंक बैरियर वो एडल्ट एज है जो 18 प्लस है, बट उससे नीचे में आई थिंक ये काउंट हो जाता है। आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट कि अगर आपको स्कूल के डेज में आइडियाज आते हैं, बट स्कूल डेज में आइडियाज हमारे पास जनरली कम आते हैं, बट अगर आ जाए तो फिर वो ऑफिशियली गवर्नमेंट के हम साइंस के जो एग्जीबिशंस में फिर उनके अंदर उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफिशियली काम करना है तो फिर वो 18 प्लस के बाद जब आप कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हो, तो अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होगा तो डेफिनेटली वहां से आप मदद ले सकते हो कि अगर आपका फंड्स नहीं है एंड आपको काम करना है तो आप उनकी मदद ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि मुझे ऐसे ये आइडिया अपने नाम करना है एंड ऐसा, तो आपको एप्लीकेशन दे देंगे, ठीक है। फिर आप एप्लीकेशन में सारी डिटेल भर के फिर वो आपके आइडिया की प्रोटोटाइप मॉडल वगैरह सब करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग से आपको परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी दैट डिपेंड्स। अब जैसे मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में था तो वहां का सबसे बेस्ट चीज क्या है कि वहां पे पेटेंट आपके लिए स्पेशली सेल बनाया गया, तो वहां जाके बड़े आराम से काम कर सकते हो। वहां पे भी ग्रांट नो डाउट 6 महीने 1 साल का इतना ही लगता है, लेकिन वहां क्या है, वहां पे ना आपको सेम प्रोसेस है कि आपने आइडिया के लिए एप्लीकेशन डाल दिया एंड उसके बाद आपको उस आइडिया का प्रोटोटाइप तैयार करना पड़ेगा जिसमें आपको कितना भी समय लग सकता है। उसके अकॉर्डिंग से अगर वो प्रोटोटाइप में दम है कि हाँ भाई कुछ है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग से आपको फंड्स मिलते हैं एंड आपका काम होता है। आएंगे इसमें एक चीज और है, क्योंकि उनको पता है कि आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आपके पास इतने फंड्स नहीं होंगे कि वो मॉडल आप खुद बना सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, आपके आइडिया का पहले से वो एप्लीकेशन को ना रिव्यू कर लेते हैं एंड उस पे पहले से ही उनके पास इतने बड़ा सिस्टम है कि वो रिसर्च कर लेते हैं। तो मैं एक अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे रहा हूं, और कोई यूनिवर्सिटी हो तो हर किसी के पास अपने अपने सेल्स होते हैं, डिपेंड्स वेयर इसकी वो यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है उसके ऊपर। तो मेरी यूनिवर्सिटी में सेल्स होते थे, ठीक है। तो मैंने एक आइडिया के लिए एप्लीकेशन डाला, तो फिर वो ऑफिशियली उसकी रिसर्च करके उसका रिप्लाई करते थे कि उस आइडिया में दम है कि नहीं। आई उन्हें उनकी रिसर्च टीम ऑफिशियली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसी कारण से उनकी टीम पे बहुत आराम से ट्रस्ट किया जा सकता है। तो वो टीम जो है वो पूरी रिसर्च करके बताती है, अगर आइडिया में दम है तो ही उनका एप्लीकेशन का हमें रिप्लाई आता है कि आपके आइडिया में ये है ये है ये है। एंड अगर वो आइडिया उनकी जो ऑफिशियली टीम है वहां से ट्रस्ट होके उसका ग्रांट मिल गई परमिशन, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी फंड्स देती है, आपको पैसे देती है, आपसे पूछती है आपको इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। तो फिर आप बोलते हो कि सर मुझे इतने इतने पैसों की जरूरत है, इस हिसाब से पूरा आप फाइनेंशियल बजट उन्हें एक्सप्लेन कर दो कि मुझे इसमें इतना खर्चा लगेगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। आपने जब सारा ब्यौरा दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग से फिर वो सोचते हैं ओके वी नीड अ टाइम, तो फिर वो रिसर्च करते हैं, बजट प्लान करते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको फंड्स दिए जाते हैं इतने दिन। अब इसमें क्या होता है, तो पार्टनरशिप होती है कि पार्टनरशिप चलती है 60-40। देखो एक पेटेंट एप्लीकेशन अगर आपको गवर्नमेंट से करवाना है
तो इसका खर्चा है, क्योंकि पेटेंट करवाने के लिए पैसे लगते हैं। अब एप्लीकेशन का जो कॉस्ट है, अगर आप ऑफिशियली यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज से करके अपने आप अपने नाम करना चाहते हो तो 8 से 10,000 का खर्चा है। आई नो इट्स अ बिग थिंग, बट अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो गवर्नमेंट से तो ऑब्वियसली बात इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के थ्रू करोगे तो खर्चा कम है, बट वही बात है कि फिर 60-40 का रेशियो चलेगा, कि फिर वो आइडिया रहेगा कि मतलब बेसिकली उनका राइट्स रहेगा। अब आप सोचे देखो ना, आपको 8,000 10,000 देने की बजाय सीधा डायरेक्ट फ्री में काम हो रहा हो, या फ्री में नहीं तो कुछ कम पैसों में काम हो रहा हो, तो फिर ऑब्वियसली बात है ना, फिर वहां पे तो पार्टनरशिप चलेगी ना आपके बीच में, कि हमने तो आपको एप्लीकेशन फ्री में दे दिया, ठीक है, आपने उसमें डिजाइन वगैरह सब दे दिया, आपको फंड्स भी मिल दिए, लेकिन आइडिया जो है उसमें राइट्स भी तो उनके इक्वलेंट रहेगा ना। तो बेसिकली अगर आप ऐसे किसी यूनिवर्सिटी से उस राइट्स को, उस डिजाइन को अपने नाम करते हो, तो ऑब्वियसली बात है उसमें राइट्स नहीं कि यूनिवर्सिटी ने आपकी मदद करी, तो इट्स द काइंड ऑफ एन व्हाट वी कॉल इट यूनिटी, ठीक है। तो यू हैव टू हैंडल इट, तो उसके अकॉर्डिंग से वो इट मैटर्स। अब इट डिपेंड्स कि आप इस आइडिया को आगे सेल करना चाहते हैं। अब आप सोच के देखोगे, इनफिनिटी एक चीज ना हमें समझ नहीं, हमें फायदा क्या है इसका पेटेंट वेटेंट करने का। मतलब हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऐसे भी मॉडल बना के कर सकते हैं, कर तो सकते हो, पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये प्रोसेस करोगे एप्लीकेशन पेटेंट वगैरह से प्रोटोटाइप मॉडलिंग करके, तो फिर क्या होगा, फिर वो आपके नाम रहेगा, फिर कंपटीशन की कोई रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने वो आइडिया को इस ढंग से डिजाइन किया है, इस ढंग से उसको वर्क किया कि उसके लिए 20 साल लग जाएंगे किसी को भी। हाँ, ये जरूर है कि वो अगर जो सामने वाला आपका कॉम्पिटिटर है बिजनेस में या ब्रांड में या स्टार्टअप में, वो कुछ नया लेके आए, तब तो कंपटीशन वो करने की तो सिमिलैरिटी रहेगी, तो फिर डेफिनेटली इट्स अ वैरायटी। जैसे शार्क टैंक इंडिया है, शार्क टैंक इंडिया में भी तो ऐसी है, लेकिन वहां क्या होता है, वहां पे ऐसा सिस्टम है कि वहां पे आपको सबसे पहले उसका रेवेन्यू भी जनरेट करना पड़ेगा, कि आपका प्रोडक्ट यूनिक तो हो, मार्केट में लॉन्च भी हो चुका हो, उससे अर्निंग भी हो रही है, उसका साल का टर्नओवर कितना, उसके अकॉर्डिंग से वहां पे फंड्स मिलते हैं। एज सिंपल एज दैट। वो उनके लिए है जिनका बिजनेस पहले से सेट हो चुका है, स्टार्टअप सेट हो चुका है, उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एंड उनको और बढ़ाना है। एंड अगर उनका आइडिया यूनिक है, देन दे गेट मोर फंड टू मेक इट अ मेगा लेवल। लेकिन छोटे लेवल पे तो आप इस तरह से एक स्टार्ट ले सकते हो, बट वही बात है, रिस्क तो है, क्योंकि देखो आपको अगर अकेले काम करना है तो फिर फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एंड फंड्स अरेंजमेंट करने में टाइम तो जाता है। तो अगर आप टीम में काम करोगे तो फिर बस इतना है कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि टीम आपकी मिल के काम करेगी। मतलब अगर आपके फ्रेंड सर्कल है या फिर कोई ऐसा है जिस पर ट्रस्ट कर सकते हो, एंड वो आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, स्टार्टअप करने में इंटरेस्टेड है, तो यू कैन कंबाइन, पार्टनरशिप करके मिलके काम कर सकते हो। तो इट्स वर्क एज सिंपल एज दैट। अब देखो, आजकल तो डिजाइन के लिए ऑटोकैड से आप मदद ले सकते हो, सॉफ्टवेयर है यार ऑनलाइन, आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो डिजाइन यूनिक होना चाहिए। बस इतना है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। सारा खेल ये है कि क्यों ये जो एप्लीकेशंस हैं ये इतना टाइम ले लेते हैं इनका कंप्लीट होने में, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, दे जस्ट वांट यूनिकनेस, कि आपके आइडिया की क्रिएटिविटी कितनी है, आप जो सोच रहे हो उसमें कितनी यूनिकनेस है, कितनी क्रिएटिविटी, कितनी क्यूरियोसिटी है। अगर वो बहुत ही यूनिक चीज है ना तो पेटेंट होती है। अब सोचिए देखो, जो बल्ब है, थॉमस एडिसन ने इसका इन्वेंशन किया था, तो ये भी तो अपने आप में यूनिक टेक्नोलॉजी है ना। पहले तो बल्ब नहीं था, बल्ब है तो हम देख पा रहे हैं। पहले रोशनी के लिए कैंडल होती थी, मोमबत्ती होती थी, उससे पहले भी जाओ तो दिए होते थे। तो ये बेसिकली एडवांसमेंट है कि दियो से हम कैंडल पे, कैंडल से हम लाइट पे, आजकल लाइट से भी एडवांसमेंट हम नियॉन लाइट्स ये सब जो लगाते हैं इन पे आ रहे हैं। मे भी शायद आने वाले फ्यूचर में और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, नोबडी नोस। तो बेसिकली ये सब जो भी चीजें सबके पेटेंट किए जाते हैं। और बोलोगे इन्फिनिटी क्या मोमबत्ती का भी कोई पेटेंट कर दिएगा भी? तो वो जो जमाना था वो था 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, उस समय पेटेंट नहीं था। उसके बाद जब आया ना पेटेंट, तो तब से उसकी शुरुआत हुई। तो बेसिकली यू नेवर नो, कोई भी करना चाहे तो कर भी सकता है, लेकिन फिर उसको कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि बहुत यूनिक चीज हो, जो कि आज के समय में किसी ने ना ट्राई किया। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एन एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस आइडिया या फिर डिजाइन। अगर आप डिजाइन पेटेंट करना चाहते हो तो डिजाइन कुछ ऐसा होना चाहिए जो मतलब अपने आप में एक यूनिकनेस हो। जैसे ज्वेलरी है, और सोचो इन्फिनिटी ज्वेलरी का भी कोई पेटेंट करता होगा क्या? सोचने वाली बात तो है। वैसे तो मैंने अभी तक सुना नहीं कि ज्वेलरी का कोई पेटेंट करता है, क्योंकि ज्वेलरी में इतनी कारीगरी करी जाती है, तो
में भी शायद अगर कोई करना चाहे तो यह कर सकता है, क्योंकि जो ज्वेलरी का डिजाइन है वो अपने आप में एक यूनिक डिजाइन होता है, क्योंकि उसकी जो कारीगरी करी गई होती है। अब जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस ज्वेलरी के कारीगर कौन से हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चल रहे हैं, अब वो पता है नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे बेसिकली ये जयपुर राजस्थान है, क्योंकि यहाँ की जो कारीगरी है ये उस जमाने से चली आ रही है, अंग्रेजों के जमाने से। तो उस समय से यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया और कहीं किए जाते हैं, हैदराबादी की डिजाइन अलग है, बनारसी साड़ी कितनी फेमस है उनका डिजाइन अलग है। तो इस तरह से अलग अलग है, लेकिन जो फेमस बहुत ज्यादा फेमस है मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नंबर 1 पे अभी है अकॉर्डिंग टू गूगल रिसर्च। आई एम शेयरिंग द डाटा। अब आप ये सोच के देखो कि यार मतलब स्टार्टअप और बिजनेस के लिए मुझे पहले प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट्स है एंड देन उसके बाद मुझे उसकी लोगो डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब बिग थिंग, क्योंकि किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए थोड़ा टाइम जरूर जाता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद ना वो जो प्रोसेस है वो एक लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है, मतलब एक सा काइंड ऑफ एन रन। क्योंकि देखो आप बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपको एवरी सिंगल थिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब इसी कारण से हम जॉब क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जो बिजनेस है, वो जो स्टार्टअप वो पहले से ही सेट हो चुका है, क्योंकि उसको सेट होने में 1-2 साल का समय लगता है, वो पहले से सेट हो चुका है। इसलिए हमें क्या लगता है, जो लोग पहले जॉब कर लेते हैं फिर सोचेंगे बिजनेस का, लेकिन फिर वही बात होती है जो हम जॉब में जाते हैं जो हमें मौका ही नहीं मिल पाता आपने ऐसा कुछ करने का। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो आपके लिए इसकी मदद ले सकते हैं, गवर्नमेंट की मदद ले सकते हैं। एमएसएमई है जो आपकी ऑफिशियली मदद करेगी, आपको 10 लाख का लोन दे सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये स्कीम है कि आपको 10 लाख का लोन मिल सकता है अपने आइडिया के लिए, बट फिर वही गारंटी है ना कि अगर आप उसको 1 साल का समय दिया जाएगा आपको, कि 1 साल के अंदर अगर आपने उस आइडिया को, जो भी जनरेशन है, सब कुछ सारा प्रोसेस के बाद आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तब तो आप उनका इंटरेस्ट चुका सकते हो। बट अगर आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है देन इट विल बी काइंड ऑफ बिकम लाइक एन ईएमआई टाइप, फिर वो इंटरेस्ट लगने लगेगा उस पे एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ऐसा नहीं है कि वो इंस्टेंटली आपने एप्लीकेशन डाल दिया 10 लाख आपके पास आ जाएंगे, ना 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 ना। वो जो एप्लीकेशन है ना, आप सारा इंफॉर्मेशन उस पर प्रॉपर रिसर्च करी जाती है, जैसे पेटेंट के लिए करी जाती है सेम इसके लिए भी करी जाती है। ऐसे थोड़ी आपने कुछ भी एप्लीकेशन में कुछ भी लिख दिया आपको 10 लाख, हाँ भाई ये 10 लाख, ऐसे नहीं गाइस। इट टेक्स टाइम्स, टाइम लगता है हर चीज में। समय के साथ धीरे 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 ये जो चीज है एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन सब कुछ रिसर्च करके उसके बाद गवर्नमेंट आपको 10 लाख देते हैं। आपसे ये लिखवा लेती है, आपसे परमिशन लेती है कि अगर 1 साल के बाद आपको इससे मतलब आपको हम ये अमाउंट दे रहे हैं 1 साल के बाद, हम इसका हमें रिटर्न में चाहिए कि ये अमाउंट आप या तो इंटरेस्ट की फॉर्म में चुकाएंगे या फिर ईएमआई की फॉर्म में। एज सिंपल एज जैसे लोन लिया जाता है यार, कैसे गाड़ी का लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, उसमें भी सेम यही होता है। एप्लीकेशन होता है कि आप राइट्स दे रहे हैं कि ये आप अमाउंट ले रहे हैं हमसे गवर्नमेंट से या किसी बैंक से, एंड उसके बाद आपको उसे चुकाना भी पड़ेगा, एंड वो इंटरेस्ट के ईएमआई के हिसाब से आपको बनता है। अब जैसे सपोज आप कैसे कोई बिजनेस अगर आप सोच रहे हो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो बेसिकली वो भी जंप है। लेकिन वहां और यहाँ में इतना फर्क है कि आजकल तो स्टॉक मार्केट कितना आसान हो गया, अब स्टॉक्स हो गए, ग्रो ऐप हो गए, इनमें सारा प्रोसेस हो जाता है क्योंकि आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब होती है, तो फिर बस इनसे आपको अकाउंट वगैरह बना के रजिस्ट्रेशन हो जाती है, सब प्रोसेस ऑनलाइन है। तो इससे आपका स्टॉक मार्केट का डेमो अकाउंट बन जाता है, वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड होता है। फिर आप चाहे तो अगर स्टॉक मार्केट में आपको स्टार्टअप या बिजनेस सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं कि आपने एक ब्रोकर सेट कर दिया कि जिसका अकाउंट आपके पास रजिस्टर्ड है, उससे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, बाय एंड सेल कर सकते हो अपना जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करो किसी भी स्टॉक में, किसी भी शेयर प्राइस में। अब इसी तरह से अगर देखा जाए किसी ब्रांड का यूनिकनेस, आइडेंटिटी बनानी हो तो उसके लिए एक उसमें ट्रेडमार्क वगैरह प्रोसेस है, बट वो तब है जब आपको लगता है कि आपका डिजाइन एंड आपका प्रोडक्ट है, आपका ब्रांड यूनिक है इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड। तो ट्रेडमार्क का मतलब है कि वो डिजाइन, मतलब आपका जो बिजनेस है वो यूनिक है इन द होल वर्ल्ड, मतलब यूनिक नहीं, उसका जो लोगों का डिजाइन वो यूनिक है इन द होल वर्ल्ड, तो ट्रेडमार्क लग सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो मैं इसको बताता हूं कि कोई भी डिजाइन के आगे टीएम लिखा होता है। आपने कभी नोटिस किया हो किसी भी ब्रांड का ना, कोई भी प्रोडक्ट देखना उसके आगे छोटा सा अगर वो लोगो ऑफिशियल रिश्ता है, कोका कोला का, कोका कोला का भी ध्यान से देखना, कोने में टीएम लिखा हुआ है, बहुत छोटू सा। तो टीएम का मतलब ये होता है ट्रेडमार्क, ये नाम इनके ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, चाहकर भी कोई यूज कर ही नहीं सकता। अगर कोई यूज करेगा तो लीगल केस हो जाएगा, इतना पहले जाते हैं क्योंकि इसको डिजाइन पेटेंट में डाला गया है, एंड ये पेटेंट उनके 15 साल के उनका नाम है।
आप सोचो कि इन्फिनिटी कोका कोला तो कब से चली आ रही है, तो 15 साल का, तो फिर उसके बाद कोका कोला तो 100 साल से ऊपर होगी चलते हुए, तो फिर ये 15 साल के बाद और दोबारा कैसे रिन्यू होता है, तो दोबारा से एप्लीकेशन डालना पड़ता है सेम, एंड ये प्रोसेस फिर से होता है, फिर ग्रांट हो जाता है पेटेंट। उसमें अगर आपने डिजाइन में थोड़ा सा कुछ यूनिकनेस कर दिया, जैसे कोका कोला का डिजाइन में कुछ अपडेट कर दिया, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जितने भी ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके जो लोगो हैं उनमें कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, जरा सा चेंज आता रहता है। तो बेसिकली क्या है कि जब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग से आपने रजिस्टर करा लिया 15 साल का डिजाइन, उसके बाद आपको और आगे खींचना है, 15 साल से 30 साल तक लेके जाना है, तो वो बेसिकली ऐसे काउंट होगी, 0 से लेके 15 साल आपका कंप्लीट हो गया ईयर, अब आगे और 15 साल के एक्सटेंड करना है, तो उसमें कुछ यूनिकनेस डालनी पड़ेगी, आपने यूनिकनेस डाली और 15 साल के लिए नाम हो गया। तो इस ढंग से ऐसा प्रोसेस चलता है, क्योंकि 15 साल से वो डिजाइन आपके नाम था, ठीक है, आपने सारा यूनिकनेस डाली, वो और 15 साल के लिए आपके नाम हो गया। तो इस तरह से आप प्रोसेस को चला सकते हो, जैसे एप्पल का लोगो हो गया, गूगल का लोगो हो गया, तो सब लोगों की रजिस्ट्रेशन इस ढंग से करी गई है कि वो टाइम बाय टाइम उसमें अपडेट लाते रहते हैं, उसको रजिस्टर करते रहते हैं, इसी कारण से वो इतने सालों से चलता है। एंड हमें लगता है कि यार ये प्रोसेस तो 100 साल से उनका नाम है, ऐसे कैसे करते हो, ऐसे करा जाता है, ये होता है लीगल वे पेटेंट रजिस्ट्रेशन से। अगर आपको टेक्नोलॉजी में जानना होगा तो अब जरा सोच कर देखो कि एप्पल की इतनी सारी बायोनिक चिप्स को यूज करते हैं, तो सब चिप्स को ऐसे यूज कर लेते हैं, ऐसे ही वो मोबाइल को लॉन्च कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑफिशियली उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो पेटेंट करवा देते हैं उसका, कि पेटेंट करा के वो टेक्नोलॉजी उनके नाम रहेगी। अब आप सोचोगे कि यार इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली देखो, मैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं जब अपने यूनिवर्सिटी में था, तो मुझे वहां पता चल रहा था कि अगर आपको कोई भी ऐसे रिसर्च करना है तो गूगल स्कॉलर पे जा सकते हो, जो पेटेंट रिसर्च होती है, गूगल पेटेंट्स कर सकते हो, या फिर गूगल पे रिसर्च कर सकते हो। गूगल पेटेंट्स, ये गूगल स्कॉलर सबसे फेमस है, नहीं तो आप चाहें तो और भी ज्यादा लीगल रिसर्च करना चाहते हैं तो और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बट जहां तक जितना मुझे पता है कि यही बेसिक प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें अलाउड होता है। इससे आगे के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आई डोंट थिंक सो वहां पे परमिशन होगी, क्योंकि वो ऑफिशियली गवर्नमेंट की रूल्स के अंडर आते हैं, तो उनको आई डोंट थिंक सो उनको यूज किया जा सकता है। जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर हो गए, क्योंकि उनके बारे में किसको पता नहीं होता, उनके बारे में सिर्फ ऑफिशियल गवर्नमेंट को ही, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं या फिर एम्प्लॉइज होते हैं, उनके सीनियर्स, उनको पता होता है। तो बेसिकली हमें जो बेसिक बताया गया कि आप बेसिक लेवल पर रिसर्च कर सकते हो, गूगल स्कॉलर हो गया, गूगल पेटेंट हो गया, या गूगल रिसर्च कर लिया, प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, ये कस्टमर फीडबैक लेके रिसर्च कर ली। लेकिन इससे आगे की रिसर्च वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, उसमें चाह कर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने वो ट्राई की रिसर्च तो फिर हमारा एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि वो फिर आपसे पूछेंगे कि आपने रिसर्च इससे आगे कैसे करी। एंड अगर आप बता दो मैंने ऐसे ऐसे करी, तो फिर वो बोलेंगे नहीं, आपने ये एप्लीकेशन का जो रिसर्च करी वो सही ढंग से नहीं करी, इसी कारण से आपका एप्लीकेशन कैंसिल किया जाता है। तो इस ढंग से प्रोसेस को चलाया जाता है। तो अगर आप इसे लीगल वे में करना चाहते हैं तो यही एक सही तरीका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये लगता है आपका पेटेंट हो चुका है एंड सामने वाले ने सेम पेटेंट किया, तो आप उस पर केस करके उससे लीगली गवर्नमेंट में या फिर कोर्ट वगैरह में जाके उससे बात कर सकते हो कि ये पेटेंट आपने जो एप्लीकेशन ये नाम पर रजिस्टर है तो ये कैसे किया। तो जैसे होता है ना कोर्ट वगैरह में मामले आते हैं, तो ये इट्स अ काइंड ऑफ एन डायरेक्ट कन्वर्जन, क्योंकि ऑफिशियली लीगल थिंग है, तो लीगल थिंग में तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है ना। अब जैसे आप इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि आपने हमने अगर पेटेंट आपके नाम है, वही आइडिया को कोई दूसरा यूज कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कैसे वो अर्न भी कर रहे हैं, तो देन डेफिनेटली इट्स अ क्वेश्चन मार्क। इट डिपेंड्स। तो देखो, अगर आप सोच के देखो कि मैं एप्पल की बायोनिक चिप जो है उसको जैसे एप्पल का फोन है, आपके सपोज आपके पास एप्पल का फोन है, आपने एप्पल के फोन को खोल दिया एंड एप्पल के फोन को खोल के उसकी बायोनिक चिप निकाली, उसमें लिटरली रिसर्च कर ली एंड मैं अब ऐसी बायोनिक चिप को इन्वेंट करूंगा एंड उसे अपने नाम कर दूंगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो एप्पल की बायोनिक चिप है, अगर आप उसे खोलने भी जाओ तो उसके अंदर बहुत सारे मेजर सर्किट्स हैं जो डैमेज हो जाएंगे, एंड अगर वो मेजर सर्किट्स एक बार डैमेज हो गए तो फिर उस चिप में एडवांसमेंट लानी बड़ी मुश्किल रहेगी। तो इसके लिए आपको एक ऐसा बंदे की रिक्वायरमेंट है जो इंजीनियरिंग, जो इस लेवल सेमीकंडक्टर के बारे में जानता हो, उसको उसकी जानकारी हो, तभी तो वो डिजाइन कर सकता है इस चीज को। अदरवाइज तो आप कैसे डिजाइन करोगे? आप खुद सोच के देखो, आपको लगेगा मैं तो एप्पल की बायोनिक चिप डिजाइन कर दूंगा, वो बल्ले बल्ले 20 नाम के लिए मेरे नाम एंड उसे बेच दूंगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आइडिया सपोज आपके पास फंड्स नहीं है एंड आपका एप्लीकेशन ग्रांट हो चुका है, जैसे आप कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, एंड आपने ये आइडिया 2 से 3 साल के यूटिलिटी पेटेंट आपके नाम हो गए, सपोज हो गया, ठीक है, आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दी,
अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन को जो ग्रांट हो, तो इस आइडिया को सेल भी कर सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको ये आइडिया आपके नाम हो चुका है, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज सपोज हो गया, ग्रांट हो चुका है। अब आपको इस आइडिया से या तो बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, खुद करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको उसको सेल करना है तो उसको सेल भी कर सकते हो। तो आप सोचो तो कितने में सेल होता है, तो ये उतने में सेल होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब कोई आइडिया गवर्नमेंट से लीगली ग्रांट हो जाता है, तो बेसिकली परमिशन मिल चुकी है 20 साल के लिए आपके नाम है। आप चाहो तो वो आइडिया किसी कंपनी को दे सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे कि 20 साल के लिए तो मेरे नाम है, लेकिन आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट आपने किसी कंपनी को दिया, तो फिर वो आइडिया के 20 साल के लिए आपके नाम रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आइडिया जो है ना, आपने किसी कंपनी को सेल कर दिया, उस कंपनी को ही आपने परमिशन दे दी कि ये आइडिया प्रोफेशनली, उसको आप परमिशन दे रहे हो कि ये आइडिया मैंने किस कंपनी को बेच दिया है, दे दिया है, एंड अब इस आइडिया पे मेरे कोई राइट्स नहीं है। बदले में आपको उस आइडिया के जितने पैसे रिक्वायरमेंट है कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ में जितना भी है, वो आपको दे दिया जाएगा, एंड उसके बाद वो आइडिया उनके नाम होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये ऐसे होता है कि जिनके पास फंड्स नहीं होते, कम पैसों में कोई यूनिक आइडिया बना दे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां वो आइडिया को खरीद लेती है। ऐसे खरीदने जैसा सब्जी जैसे खरीदने जैसा। लेकिन अगर आप सोचते देखो कि सब्जी खरीदने में तो हमें पैसे रिटर्न नहीं मिलते, आप सोचते देखो कि सब्जी उगाई किसने है, उगाई तो खेत में उगाई है ना, तो उसमें फंड्स लगे, उसके बदले में आप सब्जी सामने वाले कस्टमर को दिया, कस्टमर ने आपको पैसे दिए, कस्टमर को सब्जी मिल गई एंड आपको पैसे मिल गए। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है कि बनाया आपने एंड उसे सेल करना चाहो तो सेल भी कर सकते हो, नहीं तो अगर खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहो स्टार्टअप, वो भी कर सकते हो। ये हमारे पास चॉइस हो जाती है कि अगर आपने कोई एक आइडिया ऐसे यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के थ्रू करवा ली एप्लीकेशन अपने नाम, एंड उसके बाद आपको लगता है कि मेरे पास इतने फंड्स नहीं है या इतनी बड़ी टीम नहीं है कि मैं बिजनेस कर सकूं या स्टार्टअप कर सकूं, तो बेसिकली आप उस आइडिया को सेल कर सकते हो, एंड बदले में वो जो भी मेगा कंपनी होगी वो आपको उतने फंड्स दे देगी, एंड अगर आप उस फंड्स को आगे चाहे तो यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन उस आइडिया पे भी जो आइडिया आपने उस कंपनी को भेज दिया, उस आइडिया पे नहीं आप काम कर सकते, आपको किसी और नए आइडिया पे काम करना होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट करवा के किसी कंपनी को सेल करके फिर कोई और यूनिक आइडिया पे काम करके आप उससे अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये एक फंड्स का इंतजाम करने का एक जुगाड़ है। लेकिन फिर वही बात है कि यूनिक आइडियाज इतना आसान तो होता नहीं लाना। तो यूनिक आइडियाज के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखो क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी को अगर आपको अपने अंदर डेवलप करना है, तो सबसे बेस्ट जो मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में रिकमेंड करता हूं, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द परफेक्ट बेस्ट एक्सरसाइज इन द होल यूनिवर्स, जो आपकी क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी को इतना बढ़ा सकती है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मेडिटेशन में इतनी ताकत है कि वो एक इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो एक क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी तो बहुत छोटी चीज है। इसी कारण से जो भी इंसान मेडिटेशन करता होगा उसके अराउंड एक ऐसा पॉजिटिव हो रहा होगा जो कि ही कैन डू एनीथिंग, मतलब ही और शी कैन डू एनीथिंग, क्योंकि बेसिकली मेडिटेशन आपको प्योरीफाई कर देती है अंदर से। तो बेसिकली आप ये सोच देखो ना कि आपका और पॉजिटिव है। तो क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी के लिए आपको शांत दिमाग की जरूरत पड़ती है। जब आप किसी चीज को शांत दिमाग से देखोगे ना, तो आप उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो, इसी के बेस पे आपको आइडिया आता है। क्योंकि देखो आप सोच देखो, कभी भी कोई एक यूनिक आइडिया हो, तो यूनिक आइडिया कैसे होगा, जब आपने उस चीज के बारे में अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है, एंड उसकी रिसर्च यानी कि उसको एक्सप्लोर किया, अंडरस्टैंड किया, ऑब्जर्व किया, एक्सप्लोर किया, उसके बाद जाके आप अपना आइडिया को पेपर पे डिजाइन कर रहे हो। सही प्रोसेस बता रहा हूं जो करना चाहिए। वैसे मैंने भी ये ट्राई किया था, पर मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज थे, बट मेरे जो आइडियाज थे ना वो पहले से ही मार्केट में आ चुके थे, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो इट्स लाइक दैट आई आल्सो यूज्ड टू गिव लॉट्स ऑफ आइडिया। मेरे पास इतनी मोटी फाइल बड़ी आइडियाज थी। वही बात है कि वो आइडियाज फिर उस टाइम फंड्स नहीं थे, तो इसी कारण से वो एप्लीकेशन कभी मतलब हुआ भी, एप्लीकेशन कभी हुआ कभी नहीं, वो फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इट्स करिंग द प्रोसेस। अगर फंड्स हो तो मे बी शायद मेरी एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च हो गया था, ब्रांड भी लॉन्च हो गया था, एज सिंपल एज दैट। तो ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है गाइस, कि सबकी सिचुएशन अलग है, सब अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैटर करते हैं और उसके हिसाब से डील करते हैं। अब आप सोच के देखो कि आपका दिमाग शांत है एंड आपने उस जो भी आपके दिमाग में डिजाइन आ रहा है, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया, रिसर्च कर ली गूगल, तो उसके बाद आपने उसे पेपर पे डिजाइन किया, ठीक है।
पेपर पे डिजाइन करने के बाद आपने उसको ऑटोकैड से ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से डिजाइन किया। जब आपने ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से उसे डिजाइन कर लिया, देन आप पेटेंट की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो। फिर आपको वो पीडीएफ फॉर्म में मिलता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन भरते हो, आपको इंतजार करना पड़ता है, एंड फिर आपको जब परमिशन मिलती है, फिर आपको फंड्स दिए जाते हैं कि आप इसका प्रोटोटाइप और मॉडल बना के देखो। अब ऑटोकैड का मॉडल क्यों काउंट किया जाता है, कि क्यों इंजीनियर ये जो ऑफिशियल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का मॉडल के बेस के ऊपर आपको फंड्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं होते, ये बेसिकली जॉब लेवल पे सॉफ्टवेयर। अगर आपको ऑटोकैड चलाना आता है ना, डिजाइन सॉफ्टवेयर, आपको जॉब तक मिल सकती है, वो भी प्रोफेशनल लेवल की, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है उनको चलाने के लिए ही आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप चुटकी बजा के 1-1.5 महीने के सीख जाओगे, नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ती है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। अब ट्रेनिंग लेंगे, कोर्स करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जब सीखेंगे चीज को तब आपको समझ आएगी, तभी आप इस सॉफ्टवेयर को ये तो मैं एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूं, ऐसे अनेकों सैकड़ों सॉफ्टवेयर है, किसी भी सॉफ्टवेयर को सीख के तब आप इसका प्रोसेस को करेंगे तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, आपका प्रोसेस जल्दी भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो आइडिया है वो कितना यूनिक है। किसी भी बिजनेस से स्टार्टअप को अगर यूनिक आइडिया से स्टार्ट करना है तो उसका डिपेंड करता है उसमें कितनी यूनिकनेस है। अगर बहुत ही ज्यादा यूनिक है या बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है तो आप फिर उस आइडिया को ड्रॉप करने का सोचो, कि अगर वो आइडिया की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है तो फिर आपके दिमाग में अगर नहीं है, फंड भी नहीं है। लेकिन अगर उस आइडिया की कॉस्ट इतनी है कि आप पॉकेट, आपके पास इतने पैसे हैं, 2-3 हजार 4-5 हजार वॉट एवर इट इज, इतने कम पैसों में आपका काम हो जाता है, तब तो आप उसके लिए स्टार्ट रिस्क लोगे। लेकिन अगर उससे ज्यादा का है, मतलब लाखों तक का है, देन इट्स अ रिस्क चीज। क्योंकि अगर आप जब ये बात किसी भी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट को बताओगे कि इतने मुझे फंड चाहिए, लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए आइडिया के लिए, तो ऑब्वियसली बात है ना, उसमें कुछ दम होगा तभी तो इतने पैसे मांग रहे हैं, तो उसी के लिए रिसर्च की जाती है। बट अगर उस आइडिया में दम नहीं लगता तो फिर वो आइडिया एप्लीकेशन कैंसिल किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, ये बोला जाता है कि इसमें कुछ और नया लेके आओ। अब जैसे मैंने एक आइडिया दिया था, मेरा सोलर उसका जो मैंने मॉडल बनाया था, तो बेसिकली आप उसकी वीडियो आप देख सकते हो जो कि द आईएस प्रोडक्ट्स पे अवेलेबल है। एंड वहां पे मैंने एक सोलर चार्जर बनाया था जो बेसिक सोलर चार्जर था। मैं सोच रहा था कि मैं उसको रिस्क करा लेता हूं, लेकिन फिर उसमें दिक्कत आ रही थी, कहीं देयर आर मेनी टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स, तो इट डिपेंड्स। अब मेरे पास ऐसे बहुत आइडियाज थे कि मैं ये करूं वो करूं, बट हर चीज के लिए मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, टाइम वगैरह, इन्वेस्टमेंट व्हाटएवर सिचुएशन के हिसाब से चलता है, तो इट अकर्स। तो यूनिक आइडिया ढूंढने के लिए भी आप गूगल की रिसर्च कर सकते हो, बट वो यूनिक आइडिया में अगर आप अपडेट लाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन वो एप्लीकेशन आपके बहुत ज्यादा टाइम के लिए आपके नाम नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पहले से ही जो टेक्नोलॉजी है उसमें अपडेट ला रहे हो, तो वो प्रोविजनल पेटेंट में आ जाएगा, जो कि 1 साल के लिए आपके नाम हो सकता है। तो आप उसे ये जरूर कर सकते हो कि आपने उस टेक्नोलॉजी को अपडेट किया, तो वो पेटेंट करवा के आप उसको सेल करना चाहो किसी कंपनी को, तो इट जस्ट डिपेंड्स, इट्स अ काइंड ऑफ एन अर्निंग वे, बट दैट डिपेंड्स कि वो आइडिया में आपने जो एडवांसमेंट लाई है वो उस आइडिया की जो नेगेटिविटी है उसको पूरा कर रहा है कि नहीं, एंड उसकी जो पॉजिटिविटी उसको डबल कर रहा है कि नहीं। मतलब कि नेगेटिविटी मतलब उसका जो कमी है उस प्रोडक्ट की वो पूरी कर रहा है कि नहीं आपकी एडवांसमेंट, तब आप उसको ग्रांट मिलता है कि आपने उसकी एडवांसमेंट पूरी कर दी तब आपको मिलता है। अदरवाइज तो क्या है, अदरवाइज तो फिर आप ऐसे तो अपडेट देते रहो, इसमें ये कर लो उसमें वो कर लो, लेकिन वो उसकी जो प्रोडक्ट की मार्केट में है पहले से उसकी कमी को तो पूरा करना चाहिए। अगर वो उसकी कमी को पूरा कर रहा है तब आपको एप्लीकेशन ग्रांट होता है, लेकिन अगर वो उसकी कमी को पूरा नहीं कर रहा है तो फिर वो एप्लीकेशन ग्रांट नहीं होता, कि वो बोलेगा यार आप तो इसमें अपडेट ला रहे हो, लेकिन वो जो पहले से ही मार्केट में प्रोडक्ट है उसकी तो कमी को तो पूरा नहीं कर रहा, तो फिर फायदा क्या है। तो बेसिकली इट्स अ प्रॉफिट, की फायदा होना चाहिए तभी आपका उसको एप्लीकेशन डालने का बेनिफिट है। अदरवाइज इट विल बी काउंट इन मतलब इट विल बी काउंट लाइक कि मतलब एप्लीकेशन तो ठीक है, एप्लीकेशन आ रहा है जा रहा है ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन अगर कुछ एप्लीकेशन में दम होता है। अब आप इसके लिए ऐसे मदद कर सकते हो, अगर सारे प्रोसेस को जल्दी करवाना है तो फिर या तो फिर आपका कोई आपका रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड हो जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हो, या उनकी कोई फैमिली मेंबर जो गवर्नमेंट में हो, इस लेजिस्लेटिव प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ इंडिया के उसमें रूल मतलब उसमें इन्वॉल्व हो, तब तो चांसेस जल्दी हैं। लेकिन वही बात है ना, हर किसी के पास तो होता नहीं, इसीलिए जब हर किसी के पास ये नहीं हो सकते गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज पीपल, इसी कारण से एप्लीकेशन बनाया गया। एंड वो आपके आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आइडिया कितना यूनिक, कितना डिफरेंट, कितना क्रिएटिव है, कितना क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं।
अगर वो मार्केट के नीड्स को फुलफिल कर रहा है तो जो मार्केट में पहले से प्रोडक्ट है उसको फुलफिल कर रहा है कि उसकी नीड्स को, उसकी जो उससे जो लोगों को कमियां महसूस हुई उस कमी को पूरा करके नई मार्केट नीड्स क्रिएट कर रहा है कि नहीं। एंड अगर आपका आइडिया रेवोल्यूशनरी है तब तो फिर वो एक कसम से एक नया चैप्टर होगा कि एक नई कहानी लिख देगा, एक नया इतिहास लिख देगा। तो वो चीज में तो आपको फिर चैलेंज बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई चीज जो पहली बार करी जा रही हो तो वो एक अपने आप में एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो अब जब कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है ना तो उसके लिए तो फिर ज्यादा मतलब मेहनत लगती है, लेकिन अगर एक बार हो जाए तो फिर रेवोल्यूशनल आ जाती है, मतलब वो इतिहास बनाती है। तो बेसिकली अगर आपको इतिहास बनाना है तो इट इज अ काइंड ऑफ एन मतलब चैलेंज वाला टॉपिक। लेकिन अगर आप नॉर्मली करना चाहें छोटे लेवल तो इट्स यू कैन डू इट, बट इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑफिशियल प्रोसेस, तो इसमें टाइम लग जाता है। दैट डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है एंड आपकी सिचुएशन कैसी, आपकी सिचुएशन अलाउ करती है आपको कि नहीं, दैट आल्सो मैटर्स मोस्ट। क्योंकि अगर आपकी सिचुएशन नहीं अलाउ करती है तो यू कैन ट्राई फॉर नॉर्मल जॉब्स, बट एज आई एम सेइंग कि अगर आपको ब्रांड या बिजनेस सेट करना है तो उसमें प्रोटोटाइपिंग और पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यू कैन ट्राई, यू कैन जस्ट गिव इट ए ट्राई। तो ये बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो कि आप अपने किसी बिजनेस का मतलब यूनिक ब्रांड के आइडिया के लिए एप्लीकेशन डाल दो एंड 2 से 3 साल का समय लगेगा। तब या तो आप उसके उस बीच जब तक वो एप्लीकेशन ग्रांट होता है उस बीच या तो जॉब कर सकते हैं या फिर कोई छोटी मोटी कंपनी छोटा मोटा स्टार्टअप कर सकते हैं, मर्चेंडाइज वगैरह बेसिक लेवल पे जो थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए, जो यूनिक ना हो, जो मतलब यूनिक हो मतलब बहुत यूनिक ना हो, मतलब इतना हो कि बेसिक जैसे नॉर्मल बिजनेस किया जाता है वैसा हो। तो वहां से आप टाइम अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो ताकि आप अपने एक यूनिक आइडिया पे काम कर सको। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जब आपके फंड्स की नहीं है तो आप जॉब करके या फिर छोटी मोटा बिजनेस करके वहां से अर्निंग जनरेट करके जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसके बाद आप अपने इस यूनिक आइडिया के लिए प्रोटोटाइपिंग एंड मॉडलिंग पे काम कर सकते हो। अदरवाइज तो क्या है, एप्लीकेशन तो आपका चला जाएगा, गवर्नमेंट तो टाइम लेगी ना, गवर्नमेंट इंस्टेंटली प्रोसेस नहीं कर सकती क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है, और ऑल ओवर तो 800 करोड़ लोग हैं। हर किसी के पास तो गवर्नमेंट जान सकती है, तो आपको टाइम मिलता है, ठीक है, कि इस समय इतना टाइम पे होते काम जो काम जो आराम से होता है वो ज्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर टू जल्दी वाला काम। क्योंकि जल्दी का काम शैतान का ये डायलॉग काफी पुराना है, बट इट इज व्हाट एवर इट इज। तो बेसिकली जो काम आराम से होता है, समय लग के काम होता है, वो एक अच्छा आपको ग्रोथ देता है। लेकिन जो काम इंस्टेंट हो जाता है वो इंस्टेंट हो तो जाता है, फिर वो ज्यादा ग्रोथ नहीं दे पाता, वो एक अनस्टेबिलिटी लाता है लाइफ में। तो इसी कारण से कि जब भी कोई भी बिजनेस या ब्रांड को अगर आपको सेट करना है, इसीलिए ये पेटेंट प्रोटोटाइपिंग बनाई गई है, क्योंकि इनके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, इनके लिए आपको सोचना पड़ता है, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना पड़ता है, ये क्या यूनिकनेस है, क्या डिफरेंट है। तो ये तब होता है जब आप नए लोगों से बातचीत करते हो, मतलब जो आपको लगता है, जिन पे आपको लगता है ट्रस्ट की मैं इनके साथ अपनी टेक्नोलॉजी का आइडिया या फिर रेवोल्यूशनरी आइडिया शेयर कर सकूं एंड दे विल हेल्प। तो बेसिकली इट जस्ट डिपेंड्स कि ये चॉइस आपके हाथ में, कि अगर आपको ब्रांड या बिजनेस सेट करना है तो उसमें पेटेंट एंड प्रोटोटाइपिंग आपको करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि ये मेगा, जब देखो जितने भी मेगा बिजनेस है वो सब पहले से करते हैं, पेटेंट प्रोटोटाइपिंग कर चुके होते हैं, उसी के बाद उनका ये ब्रांड इतने बड़े लेवल पे सेट होते हैं। लेकिन जो नए नए अपकमिंग स्टार्टअप होते हैं, दे टेक आई डोंट थिंक सो दे टेक इतना टाइम, इतना रिस्क, इतनी टाइम लगा के चलो पेटेंट करें, प्रोटोटाइपिंग करें। हाँ, ये जरूर है कि उसके लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं, लेकिन समय लगता है। तो इसी कारण से जितने भी बेसिक पेटेंट्स या स्टार्टअप्स होते हैं उनके जो मॉडल्स होंगे ना, आपने अगर देखोगे तो बेसिक होंगे, बहुत ज्यादा यूनिक नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर आप प्रोविजनल पेटेंट्स में ट्राई करना चाहो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, उसमें फिर बड़े आराम से 6 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा ना, उसके बेस में भी अपना बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, प्रोविजनल पेटेंट करवा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद उनको पता है 1 साल के बाद ये जो पेटेंट है एक्सपायर हो जाएगा, देन फिर उसको यूटिलिटी पेटेंट में कन्वर्ट करवा लेते हैं कि उसके लिए फिर वो और यूनिकनेस, तो उन्हें टाइम मिल जाता है ना, तो टाइम, फंड्स, मनी मिल जाते हैं। जब वो है तो फिर एनीथिंग कैन बिकम पॉसिबल। तो इट जस्ट डिपेंड्स कि आपकी चॉइस क्या है, आप जैसा सोचना चाहते हो, अपने टेक्निकली आप क्या सोच रहे हो या लॉजिकली क्या सोच रहे हो कि इस चीज में ये होना चाहिए कि नहीं। तो ये सब चीजें आपके देखने का, सोचने का नजरिए के ऊपर है, आप
किसी भी चीज को किस ढंग से देख रहे हो, किस ढंग से समझ रहे हो। इसी तरह से बिजनेस में भी होता है, इसी तरह से पेटेंट भी होता है, इसी तरह से प्रोटोटाइपिंग होती है, इसी तरह से ब्रांड स्टार्टअप सब सेट होता है। एज सिंपल एज दैट। एट लास्ट गाइस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपना बिजनेस या तो मतलब बिजनेस ब्रांड या स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। यू नेवर नो कि क्या आपका एप्लीकेशन ग्रांट मिले, तो इट जस्ट डिपेंड्स कि टाइम, किस्मत, लक, व्हाटएवर इट इज। तो आज सिंपल है, प्रोसेस ऐसे ही चलता है। एंड इसमें ग्रोथ है कि नहीं वो भी डिपेंड करता है कि आपकी टेक आइडिया में कितना दम है। जितना ज्यादा आपका यूनिक और क्रिएटिव आइडिया होगा उतने ही ज्यादा चांसेस है कि उसकी ग्रोथ होगी। पर जितना ही कम वो यूनिक आइडिया होगा, कम क्रिएटिविटी होगी, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि ग्रोथ करेगा, बट एक टाइम पे वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पीक पे जाना है, हाई ग्रोथ, फिर वो आइडिया में बहुत ज्यादा यूनिकनेस होनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंड्स, कि आपका वो जो आइडिया है वो फंड्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगा कि नहीं। अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाता है, आपका जो इन्वेस्टर है जो आपके आइडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, आइदर इज अ गवर्नमेंट और इट्स एम्प्लॉय और इट्स अ पर्सन दैट डिपेंड्स, तो वो तभी इन्वेस्ट करेगा जब वो क्रिएटिव और यूनिक एंड डिफरेंट आइडिया हो। एंड वो आइडिया आने वाले 2, 3 या 5 साल के अंदर रेवेन्यू जनरेट करके इन रिटर्न फंड्स को रिव्यू करेगा, क्या बोलते हैं, इन रिटर्न फंड्स देगा। अगर वो फंड्स नहीं देगा इन रिटर्न में, तो फिर वो आइडिया एक काइंड ऑफ ड्रॉप हो जाएगा कि चलो ग्रो करके आप ड्रॉप कर देते आइडिया। इसी ढंग से चीजें बिजनेस स्टार्टअप चलती है, क्योंकि स्टार्टअप्स आते हैं जाते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से बिजनेस में आते हैं जाते रहते हैं। टिकता वही है जो बहुत ज्यादा यूनिक और क्रिएटिविटी और यूनिकनेस एंड क्यूरियोसिटी के साथ काम करे। अदरवाइज तो बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप चलते हैं, कईयों इतने बिजनेस स्टार्टअप होते हैं इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड जिनके नाम भी हमें पता होंगे। अब जैसे मैंने रिसर्च करता था कभी भी टेक्नोलॉजिकल, तो इतने नाम आते थे सामने बिजनेस के जो हमने कभी सुने भी नहीं, बट वो है। तो इसी तरह से प्रोसेस वर्क करते हैं कि सब इन प्रोसेस के अकॉर्डिंग से चल रहे होते हैं। बहुत लोग काम कर रहे हैं, हर किसी का नहीं हमें पता होगा, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक ब्रांड्स होते हैं जिनके जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं ना, उनके बारे में हमें पता होता है। अदरवाइज तो ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं, हर ब्रांड का हमें नहीं पता है। हमें कुछ गिनती के ब्रांड्स पता है जो बहुत टॉप पे, तो बहुत टॉप पे तभी जाते हैं जब पेटेंट प्रोटोटाइपिंग ये सब करते हैं। अदरवाइज ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं, टॉप पे जाने वाले वही होते हैं जो पेटेंट प्रोटोटाइपिंग ऑफिशियली सारा काम करके कि बड़े लेवल पे अगर हम गए भी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो बड़े लेवल पे कोई दिक्कत ना आए। इसी कारण से प्रोटेक्शन के लिए पेटेंट और क्या बोलते हैं ये प्रोटोटाइपिंग करी जाती है। as simple as that and it just depends कि आपका जो भी बिजनेस है, ब्रांड है, स्टार्टअप है, आपको उसको स्मॉल रखना है, बिग रखना है, या मतलब उसको संभालना है, that is your choice। It just depends upon you कि आपको किस टाइप का ब्रांड, किस टाइप का बिजनेस, किस टाइप का स्टार्टअप की ग्रोथ चाहिए या किस टाइप का स्टार्टअप चाहिए। स्टार्टअप की ग्रोथ आप मार्केटिंग करके भी कर सकते हो, बट अगर ब्रांड की यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी तो उसका मॉडल, उसकी प्रोटोटाइपिंग इज मस्ट, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी जब तक नहीं होगी ना तब तक फिर वो मार्केट में टिकेगा कैसे। क्योंकि मार्केट में टिकने के लिए कुछ यूनिकनेस भी तो होनी चाहिए ना। मार्केटिंग तो चलो आपने कर ली, लेकिन उसकी यूनिकनेस भी तो हो ना। प्रोडक्ट में अगर कोई डिफरेंट चीज नहीं होगी तो फिर वो सेल कैसे होगा। फिर तो और तरह हो जाएगा ना। फिर उसका प्राइस आप चाहे ऊपर करो चाहे नीचे करो, डजंट मैटर, इट विल बी लाइक। तो सिमिलर चीज है, जैसे खाना बनाते हैं, खाने में आपको वैरायटी देखने को मिलती है ना। कहीं पे आपको कहीं की आलू पूरी आपको पसंद आती है, कहीं की कहीं पसंद आती है, कैसे अलग होता है उनका स्वाद। किसी ने किसी तरीके से आलू पूरी बनाई तो किसी ने किसी तरीके से बनाई, कोई कुछ बनाते हैं खाने के आइटम में, कोई कुछ बनाते। तो इसी तरह से खानों में भी इतनी वैरायटी, तो खानों के भी पेटेंट होते हैं गाइस। एंड अब सोचो देखो, इसी तरह से जो प्लांट पेटेंट है वो भी वर्क करता है। प्लांट पेटेंट होता है जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में नए नए प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं कि इससे बेनिफिट हो सकता है, तो उसके लिए प्लांट पेटेंट होता है, वो भी सेम प्रोसेस चलता है। एंड आप उसको भी सेल कर सकते हो। तो बेसिकली एग्रीकल्चर की कैटेगरी में है। तो अगर आप एग्रीकल्चर पेटेंट कल्चर, यू कैन ट्राई फॉर प्लांट पेटेंट, एज सिंपल एज दैट। सो ये बेसिकली बेसिक पेटेंट्स हैं जो आप ट्राई करना चाहें। प्रोटोटाइप के बाद यू कैन अप्लाई, कि अगर आपको लगता है कि प्रोटोटाइप में बना लिया है तो उसको ऑफिशियली उस पे काम करना चाहिए। तो ये दीज आर द वेज, दीज आर द तरीका जिनसे आप काम कर सकते हो अपने ब्रांड, अपने बिजनेस, अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। एज सिंपल एज दैट। बाकी तो गाइस आप गूगल रिसर्च करते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन अपने आप गूगल से मिल ही जाती है। आजकल जो एआई है, चैट जीपीटी है, तो अगर आप गूगल रिसर्च ना भी करें, एआई से पूछ लें तो वो भी बता देगा आपको कि ये करो, ये करो, ये करो। कि
यूनिक आइडिया के लिए ये करो वही करो। तो आजकल तो एआई इतना ज्यादा एडवांस है कि हमें कुछ सोचने की मतलब वो सोचने के लिए भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी एआई ने हमारी बहुत ज्यादा मदद कर दी। तो या इन टुडे वर्ल्ड द डूइंग दिस प्रोसेस of brainstorming have become very easy क्योंकि the reason is that ChatGPT, Google Gemini, various AI made it possible to do this work in very less time. This is the reason why nowadays the business growing is booming. Booming means it's growing to the next level. Why so? Because AI is helping us. Because AI is made for us to improve ourselves. मतलब हमारे रहने सहने का तरीके को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए एआई को डिजाइन किया गया है। इस तरह से टेक्नोलॉजी डिजाइन होती है ऐसे। तो आप चाहें तो एआई की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन फिर वही बात रहती है एआई तो आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, चलना तो आपको फिर भी खुद ही पड़ेगा। एंड तब भी आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आप उस पर यूनिकनेस नहीं होगी तो तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि एआई तो आपको रास्ता दिखा देगा कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले ऐसे कर ले। चलना नहीं चलना आपके ऊपर है। तो अगर आपको किसी बिजनेस या पेटेंट को मतलब बिजनेस को स्टार्टअप और ब्रांड को सेट करना है तो उसको सेट कैसे करना है वो तो वेराइटी तरीके, लेकिन अगर आपको उसको यूनिकनेस से सेट करना है तो दिस इज द वे, दिस इज जस्ट अ वे कि इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। प्रोसेस है कि आप पेटेंट प्रोटोटाइपिंग जो प्रोसेस से गुजर के सेट कर सकते हो, as simple as that। So that's it for this podcast। और आज के पॉडकास्ट को सीखने को मिला तो सर लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।